अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 4 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, एंड इसके साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट एज यूजुअल जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, आपको कैसा लगा। ओके और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर किया कीजिए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी जो नए हैं हमारे चैनल पे, उनका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ऑलराइट, तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत 2035 तक बंदरगाहों में कितना बिलियन डॉलर निवेश किया? हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स डिड इंडिया इन्वेस्ट इन पोर्ट्स बाय 2035? 2035 तक भारत के द्वारा कितने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है? किस चीज़ के लिए? पोर्ट के लिए। ठीक है, पोर्ट से रिलेटेड परियोजनाएं हो गई, तो उस चीज़ के लिए जो है इंडिया के द्वारा 82 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 से 2035 के दौरान 15 से जो भी परियोजना चलती आ रही है बंदरगाह से रिलेटेड, ठीक है, और 2035 तक ऑल ओवर 574 से अधिक बंदरगाह परियोजना है, उसके लिए 82 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने विशाल चमकदार शार्क की खोज की है? वेयर डिड रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर अ जायंट ल्यूमिनियस शार्क्स? तो विशाल चमकदार शार्क की खोज की गई है न्यूजीलैंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। न्यूजीलैंड में शोधकर्ताओं के द्वारा जो है जायंट ल्यूमिनियस शार्क्स का खोज किया गया है। ठीक है, विशाल चमकदार शार्क। न्यूजीलैंड से शार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने गहरे रंग में चमकने वाली गहरी समुद्री प्रजातियों की खोज की है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कहाँ ये डिस्कवर किया गया है, विशाल चमकदार शार्क न्यूजीलैंड में। ठीक है, बात करें न्यूजीलैंड की तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है वेलिंगटन एंड इसका करेंसी जो है डॉलर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ? Where did the recent 2-day national seminar on national education policy and its implementation take place? तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है 2 दिवसीय का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। 2 दिनों का सेमिनार भोपाल में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। भोपाल में ये जो कार्यक्रम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये सेमिनार आयोजन किया गया था। इसका आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, नीति आयोग और भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो नेशनल सेफ्टी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 4 मार्च को। आज के दिन नेशनल सेफ्टी डे यानी इंडिया में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुर में नदी में बहने वाले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रदूषण निवारण के लिए कौन सा परियोजना की मंजूरी दी गई है? Which project for pollution prevention has been approved by the central government for the treatment of sewage and industrial waste falling in the river in Nagpur? देखिए नागपुर रिवर, नागपुर में जो रिवर है, नागपुर का है महाराष्ट्र में, तो नागपुर में नदी में बहने वाले जो सीवेज हैं या फिर जो औद्योगिक अपशिष्ट यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्री के जो वेस्ट हैं वो रिवर में जो बहते हैं, सीवेज हो गया, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उससे जो पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन प्रिवेंटेशन के लिए एक परियोजना की मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये परियोजना का नाम है नाग नदी प्रदूषण निवारण परियोजना। इस परियोजना की को अप्रूव किया गया है, ठीक है, फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंटेशन, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए जो नागपुर नदी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो इस परियोजना का नेम याद रखिएगा, नाग नदी प्रदूषण निवारण परियोजना, ओके। परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित किया गया है और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यानी यह परियोजना जो है नाग नदी प्रदूषण निवारण परियोजना, इसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन के तहत इसे अप्रूव किया गया है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल रिवर कंजर्वेशन निदेशालय द्वारा, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके। अभी अप्रूवल की गई है, अभी इसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस परियोजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? तो इसका राइट आंसर होगा अनिंग दत्ता। यह बुक जो है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक, इसके राइटर कौन है? अनिंग दत्ता, ओके। और यह बुक की बात करें तो यह बुक जो है बेसिकली प्री इंडिपेंडेंट टेनिस और इसके शुरुआती खिलाड़ियों के बारे में है। यानी यह बुक जो है इंडिपेंडेंस के पहले का टेनिस कैसा था, यानी शुरुआती टेनिस का हिस्ट्री के बारे में है बेसिकली इस बुक में, और शुरुआती के जो प्लेयर हैं उनके बारे में इस बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये बुक जो है वेस्टलैंड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है और यह बुक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए भारतीय टेनिस का एक व्यापक इतिहास प्रदान करती है। यानी ये बुक जो है जैसा कि ये बुक में दिया गया है इंडियन टेनिस का हिस्ट्री, ठीक है, तो पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए यह जो है एक व्यापक हिस्ट्री प्रोवाइड करती है, ओके। बुक का नेम याद रखिएगा, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, एंड इसके ऑथर है अनिंग दत्ता। इसका कवर पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने नवीनकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। बी इज राइट आंसर। फ्रांस और इंडिया के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है किस क्षेत्र में? रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन के क्षेत्र में, ठीक है। और इस एग्रीमेंट का मोटो क्या है? इसका उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बायलैटरल द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करना, दोनों देशों के द्वारा सहयोग स्थापित करना ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, म्यूचुअल बेनिफिट्स, दोनों देशों का पारस्परिक लाभ और समानता के आधार पर ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में सहयोग स्थापित करना, ये बेसिकली इस एमओयू का उद्देश्य है, ठीक है। और इसमें शामिल किया गया है उन मेंबर्स को जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हैं, जो सोलर से हो गए, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोमास एनर्जी से जो रिलेटेड है, उन मेंबर्स को इसमें शामिल किया गया है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा फ्रांस और इंडिया के बीच में ये एमओयू किया गया है इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बलदेव शरण नारंग जो थे ये पंजाब से बिलोंग करते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार थे ये, फेमस सिंगर बलदेव शरण नारंग, जिनका रिसेंटली जो है हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गया है, ओके। तो ये तो ऑब्वियसली का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंजाब के बारे में। कैपिटल चंडीगढ़ हो गया, लार्जेस्ट सिटी लुधियाना, गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हो गए और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राइट। एरिया वाइज रैंक पंजाब का 19th है, 19वां सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। पॉपुलेशन वाइज 16th, एंड यहाँ देख लीजिए मैप पे, ये रहा आपका पंजाब जो कि 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, राजस्थान, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रिजर्वेशन फॉर 75% ऑफ द स्टेट्स यूथ इन
प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है 75% आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है स्टेट यूथ यानी हरियाणा के ही यूथ के लिए, हरियाणा के ही युवाओं के लिए इन प्राइवेट सेक्टर जॉब। निजी क्षेत्र के जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए 75% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों यानी सिर्फ वहाँ के ही लोगों, हरियाणा के ही लोगों को ये इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। 75% का आरक्षण दिया गया है। और इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसा स्टेप उठाया गया है, ठीक है। नाउ हरियाणा के द्वारा किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। ये बिल जो है पास किया गया था आई थिंक नवंबर दिसंबर में 2020 में ही, बट इसे अप्रूव किया गया है। इस बिल को अभी इसे अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। हरियाणा कैपिटल देखिए चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में 22 है, 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं एंड मनोहर लाल खट्टर सीएम ऑफ हरियाणा। एरिया वाइज रैंक 21st है एंड पॉपुलेशन वाइज 18th नंबर है। कालेश्वर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया आपका हरियाणा का। दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कालेश्वर एंड सुल्तानपुर। और यहाँ देख लीजिए हरियाणा, हरियाणा कितने राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है? राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, 4 राज्यों से यहाँ ये रहा हरियाणा अपना बाउंड्री शेयर करता है और एक यूटी दैट इज दिल्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the first chief executive officer of संसद टीवी? देखिए, राज्यसभा टीवी, राज्यसभा जो चैनल था और लोकसभा चैनल दोनों को मिलाकर के मर्ज करके दोनों को ये संसद चैनल स्टैब्लिश किया गया है। संसद चैनल, दोनों चैनल को मिलाकर के संसद टीवी, संसद चैनल जो भी बोल लीजिए आप, इसे बनाया गया है। तो इसके जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये रवि कुमार अपॉइंट किए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रवि कुमार होगा, ठीक है। रवि कुमार जो हैं संसद टीवी के फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये आईएएस के सेवा निवृत्त हैं ये अधिकारी, ये आईएएस से ये रिटायर्ड हो चुके हैं रवि कुमार, जिनको अभी इस साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शनड बाय Odisha Chief Minister Naveen Patnaik for scholarship of scheduled caste and scheduled tribes students in the state? इसका राइट आंसर होगा 101 करोड़ रुपए, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट के लिए 101 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रोवाइड सैंक्शन किया गया है, ठीक है। 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति के लिए मंजूरी दी गई है, ठीक है। किस गवर्नमेंट के द्वारा? उड़ीसा के द्वारा ये किया गया है। और इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है ये राज्य के करीब 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना के वार्षिक युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन United Arab Emirates Air Forces Annual War Exercise Desert Flag for the first time? तो देखिए, यूएई के एयरफोर्स का एनुअल एक्सरसाइज होता है जिसका नेम है डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट फ्लैग में फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट करेगा वो है इंडिया, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। इंडिया जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के डेजर्ट फ्लैग वॉर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा और यह एक्सरसाइज का वेन्यू है फारस की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी में इस रीजन में जो है यह युद्धाभ्यास का आयोजन होगा 3 से 27 मार्च तक, यानी यह एक्सरसाइज जो है इसका शुरुआत हो चुका है और 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 6 सुखोई ASU-30 MKI, 2 C-17 और 1 IL-17 टैंकर विमान जो है, इसके साथ इंडियन फोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज से क्या होगा, यह प्रतिभागियों को ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करने और परिचालन क्षमताओं और अंतर क्षमता को बढ़ाने का अवसर देगा। यानी वॉर एक्सरसाइज में होता क्या है, कोई भी एक्सरसाइज में वॉर के लिए एक प्रैक्टिस किया जाता है। एक्चुअल में वॉर नहीं होता है, बट वॉर के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, राइट। तो उसमें जो एक दूसरे कंट्री की जो मिलिट्री टीम होती है, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को, एक्सपीरियंस को, टेक्निक को परखते हैं। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज से बेनिफिट्स क्या होता है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ को बेटर इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एंड देखिए यहाँ दिया गया दूसरा एक्सरसाइज जो यूएई और इंडिया के बीच में होता है, जिसका नेम है एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, जो भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। ओके, सो याद रखिएगा, इंडिया जो है फर्स्ट टाइम यूएई के एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट चाइना सी में स्थित सेनकाकू द्वीप अभी खबरों में रहा है। इस द्वीप का विवाद किन देशों के बीच है? The island of Senkaku, located in the East China Sea, has been in the news right now. Between which countries are the disputes of this island? तो देखिए ये आइलैंड जो है सेनकाकू, जिसका नेम है, ये लोकेटेड है ईस्ट चाइना सी में, राइट। ईस्ट चाइना सी में ये लोकेटेड है और प्रेजेंट में रिसेंटली ये न्यूज़ में है, क्योंकि 3 कंट्रीज यहाँ देखिए दिया गया है, जापान, चीन और ताइवान। ये तीनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इस आइलैंड को लेकर के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, डी इसका राइट आंसर है। तीनों कंट्रीज के बीच में इस आइलैंड को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। सेनकाकू द्वीप जो है ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, लाइक ओत्सुरी हो गया, मिनामी कोजिमा द्वीप, किताकोजिमा द्वीप, ये सारे द्वीपों का एक समूह है, जिसको जापान में सेनकाकू के नाम से जाना जाता है और चाइना में डियाओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों रीजन में जो है अलग अलग नेम से इस आइलैंड को जाना जाता है, ये जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ओके, तो प्रेजेंट में विवाद क्यों छिड़ा हुआ है? ये प्रेजेंट में सेनकाकू आइलैंड जो है ये जापान की कंट्रोल में है। ठीक है, बट चाइना ये दावा करता है कि ये सेनकाकू आइलैंड जो है ये मेरे अंडर है, और ताइवान अलग दावा करता है कि ये मेरे अंडर है। ठीक है, तो जो कि ये सेनकाकू आइलैंड जो है अभी कानूनी तौर पर ये अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, सो इसलिए इन तीनों कंट्रीज के बीच में इस आइलैंड को लेकर के डिस्प्यूट चल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आइलैंड का नेम सेनकाकू। ओके, एंड कंट्रीज जापान, चीन एंड ताइवान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अनअकैडमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द अनअकैडमी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? इसका राइट आंसर होगा ऑन एंड ओनली गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को अनअकैडमी के द्वारा अपॉइंट किया गया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए हैं? सचिन तेंदुलकर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक सर्वेलेंस सैटेलाइट? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। रूस के स्पेस एजेंसी जिसका नेम है रोसकॉस्मोस। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है ये सैटेलाइट फर्स्ट आर्कटिक सर्वेलेंस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए बहुत लोगों ने दिया था, रिया, शिल्पी कुमारी, अंकित ठाकुर, राजबाल अग्रवाल, श्वेता राज। ठीक है, तो यहाँ देखिए राजबाल अग्रवाल, वेल डन गाइज, आपने बहुत अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सारे का आंसर आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, आपकी मेहनत दिख रही है यहाँ पे। थैंक यू एंड वेल डन। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है देखिए, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। हु हैज वॉन द आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड? ऑप्शन ए राशिद खान, ऑप्शन बी लसित मलिंगा, ऑप्शन सी आयरन फिंच एंड ऑप्शन डी क्रिश गेल। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। एक ही क्वेश्चन मैं पूछी हूँ, आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछी हूँ, सो आप लोग से एक्सपेक्ट करती हूँ इसका आंसर आप लोग जरूर दोगे। सो
यहाँ आज का सेशन समाप्त होता है गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।